गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states. It also means a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forget new links and redefine the boundaries of communities. In most countries, the making of this new nation's identity was a long process. जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि जो यूरोप था उसमें मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट्स का भी राइज हुआ था, उदय हुआ था। इसमें अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी थी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें जो नेशन है उनके प्रति जो उनका लगाव की जो भावना थी वो पैदा होने लगी थी। उनके जो नए चिन्ह साइन थे, है ना, सिंबल्स थे, नए जो सॉन्ग्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उन सब में नए संपर्क स्थापित किए और जो कम्युनिकेशन था उनकी सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया गया। ज़्यादातर देश में इसी नई जो नेशनल पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए अब हम हमारे देश की यह चेतना किस पैदा हुई यह देखेंगे, है ना। तो इसमें इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट, है ना। दूसरे जो कॉलोनीज थी की तरह ही भारत में भी मॉडर्न नेशनलिज्म का उदय की जो परिघटनाएं हैं वो जो उपनिषद विरोधी एंटी कॉलोनीज मूवमेंट के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है। ठीक है, पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत के नेशनलिज्म के उदय का अध्ययन किया था। यहाँ आपने 20वीं सदी जो 20th सेंचुरी थी, है ना, उसके तक की कहानी पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम 1920 के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन जो था जिसमें कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस में जो नेशन मूवमेंट था उसको विकसित करने के किस तरह के प्रयास किए गए। इस मूवमेंट में विभिन्न जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह नेशनलिज्म के लोगों की कल्पना को नई उड़ान भरी। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसन में आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खलीफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। In the year after 1919, we see the national movements spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new models of struggle. How do we understand this development? What is implications did they have? 1919 के बाद के जो साल थे वो हमने राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट था, है ना, उसके नए इलाकों तक वो फैल चुका था। उसमें नए जो सोशल ग्रुप्स थे उसमें शामिल हो गए थे और जो स्ट्रगल था उसकी नई पद्धतियाँ सामने आ गई थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए। सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट वॉर था, विश्व युद्ध में नई जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति पैदा कर दी थी उसने। इसके कारण
जो रक्षा है वह में भारी इजाफा भी हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर जो है लोन लिए गए और जो टैक्स थे उसमें वृद्धि की गई। जो जो बाउंड्री शुल्क था उसको बढ़ा दिया गया, है ना। किसको बढ़ा दिया गया? जो कस्टम ड्यूटीज थी उसको बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया गया, है ना। और उसके बाद 1913 और 18 के बीच कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दो गुनी हो चुकी थी। इसके कारण जो आम लोग हैं वो उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों ने जबरन भर्ती किया गया, गांव में सिपाहियों को जबरन से उनको भर्ती किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो ग्रामीण एरिया था उसमें बहुत सब लोग गुस्सा हो गए थे। 1819 और 2021 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाने पीने की भारी अभाव पैदा हुआ। और उसी समय फ्लू की महामारी भी आ गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक जो है महामारी के कारण 120-30 जो लोग थे वो मारे गए थे। ठीक है। उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आए और संघर्ष को एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया, है ना। अब द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या विचार था? महात्मा गांधी, है ना, सभी बच्चों ने महात्मा गांधी का नाम सुना हुआ है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो he had come from South Africa where he had successfully fought, है ना। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। इससे पहले कहाँ रहते थे वो? इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तहक में जो आंदोलन था उसके रास्ते पे चलते हुए वहाँ की जो सरकार थी, है ना, भेद करने वाली जो सरकार थी उसको उन्होंने क्या करता, उन्होंने सफलतापूर्वक वहाँ पर इस आंदोलन को उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया था। ठीक है ना। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। जो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने नए तरह के जो आंदोलन मूवमेंट थे उसके रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो नस्ल भेदी सरकार थी, है ना, जो मतभेद करती थी, उसको सफलतापूर्वक लोहा दिया था, उसको उनको हरा दिया था। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। सत्याग्रह जैसे नाम से समझ में आ रहा है सत्याग्रह, तो इसके विचार क्या थे कि सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, विनती करना और सत्य की खोज पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो भी उसको भुगत रहा है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना, मतलब उनसे बदला लेने की भावना जो है वो अकारात्मकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे से ही भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। बदले की भावना या के जो नफरत है उसका सहारे लिए बिना ही सत्याग्रही केवल जो है अहिंसा का सहारा बिना लड़ाई झगड़े के द्वारा ही अपने संघर्ष में, अपने स्ट्रगल में सफल हो सकता है। इसके लिए जो दमनकारी शत्रु है, जो हमारा शत्रु है, कि उसमें चेतना को झकझोरना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोग को हिंसा के जरिए सत्य का स्वीकार करने को विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी मानते थे। इस संघर्ष के अत्यंत सत्य की ही जीत होती है ना। इस संघर्ष में क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है ना। कहने का मतलब ये कि गांधी जी
सिर्फ सत्य मतलब बात से अपने जो लड़ाई झगड़े थे उसको समाप्त करना चाहते थे। वो अहिंसा, वो नहीं चाहते थे कि कहीं पर लड़ाई झगड़े हो। वो ये चाहते थे कि सब सत्य सत्य, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हम सत्य हैं, तो वो आंदोलन हम जीत सकते हैं। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण, कहाँ पर, चंपारण इन बिहार है ना, चंपारण बिहार के इलाके का दौरा किया और वहाँ के बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दमनकारी जो बागान थे, है ना, गार्डन, किसका, बिहार इंस्पायर द पीसेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अपोजिशन प्लांटेशन सिस्टम, है ना। तो ये जो वो थे बागान, है ना, प्लांटेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, तो बागान बोलते हैं। तो बागान सिस्टम था, उसके जो किसान थे उनको उन्होंने संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन भी किया। फसल खराब हो जाने के कारण और जो बीमारी आ गई थी, प्लेग जो महामारी आ गई थी, उसके कारण खेड़ा जो रीजन था उसके जो किसान पीसन थे, वो लगान जो टैक्स थे उसको चुकाने में उनकी हालत नहीं थी, वो चुका नहीं पा रहे थे, उनकी हालत नहीं थी चुकाने की। वे चाहते थे कि जो लगान है, टैक्स है, वसूलने में जो वसूली है उसमें थोड़ी सी ढील दे दी जाए। 1918 में महात्मा गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे, है ना। वो पहुंच गए थे कहाँ पर, अहमदाबाद। उसके बाद आता है रॉयल्ट एक्ट। रॉयल्ट एक्ट क्या था? ये इस कामयाबी में गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ एक व्यावसायिक सत्याग्रह आंदोलन चलाने का प्रयास किया। ठीक है, उसमें जो 1919 में रॉयल्ट एक्ट के खिलाफ जो नेशन व्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पायर द यूनाइटेड opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detentions of political prisoners without trial for 2 years. वहाँ पर क्या हुआ, इस कानून के जरिए जो गवर्नमेंट था उसके जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ थी, एक्टिविटियाँ थी, उसको कुचलने, और जो पॉलिटिकल जो कैदी थे, है ना, कैदी जो थे, उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। महात्मा गांधी ने ऐसे कानून को, जो कि अन्यायपूर्ण था, ऐसे कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल का भी एक हड़ताल शुरू होना था। विभिन्न शहरों में फैली जुलूसों का आयोजन किया गया, है ना, बहुत सारे शहरों में जुलूस निकाले गए, है ना। फिर रेलवे जो वर्कशॉप थे उसमें हड़ताल चलाई गई, दुकानें बंद हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है सड़क पर उतर आए। रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को तहस-नहस हो जाने की आकांक्षा से भयभीत अंग्रेजों ने तहस-नहस हो जाने के कारण अंग्रेजों ने जो नेशनलिज्म था उसका दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे जो नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, है ना, सभी को पता है, जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। इसके बाद लोग जो है बैंकों, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। किसने कमान संभाल ली थी? जनरल डायर ने, है ना।
अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है, देखो अब क्या हुआ। ऑन 13 अप्रैल, ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स टुक प्लेस, है ना। अब इसको आपको ध्यान रखनी है, डेट कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। तो जलियांवाला बाग, यहाँ से कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग की। क्या था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो है बैसाखी मेला करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे, है ना। ये कहानी है उसकी, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग तो जो गवर्नमेंट द्वारा लागू हो गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे और वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, बाउंड्री थी इसके पास आसपास पूरी। शहर में बाहर जाने के कारण वहाँ झूठे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। जनरल डायर जो था वो हथियार से लैस सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ पर सब तरफ आउट बाउंड्री थी और जाने का रास्ता सिर्फ एक था। तो उसने क्या करा, सारे रास्ते बंद कर दिए और इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में उन्हें बताया कि सत्याग्रहियों को के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक जो नैतिक प्रभाव था, है ना, प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, उनको डराना चाहते थे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, पूरा नॉर्थ भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, है ना, क्योंकि डायर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और उससे क्या हुआ, ये खबर जब फैली तो सब लोग सड़क पर उतर गए, विद्रोह करने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, लड़ाई करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे, मतलब उनका विरोध करने लगे थे। गवर्नमेंट ने इन कार्रवाई को कुचलने का रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि हम भी नहीं देखेंगे और अंधाधुंध फायरिंग करी, लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। सरकार लोगों को अपमानित करने और आतंकित करना चाहती थी, डराना चाहती थी। जो सत्याग्रह करने वाले थे उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे जो थे मारने के लिए मजबूर कर दिया था। लोगों को कोड़े मारते गए और गाँव में ना बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब हिंसा फैली तो महात्मा गांधी ने बोला कि अब इसको वापस ये आंदोलन ले लेते हैं। भले ही जो है रॉल्ट सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा जो है असहयोग, जो है वाई नॉन कॉरपोरेशन, वाई नॉन कॉरपोरेशन, है ना, कि जो असहयोग, इसको बोलते हैं हम हिंदी में असहयोग, है ना, नॉन कॉरपोरेशन क्यों था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है कौन सी, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की जो है 1999 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी, कौन सी पुस्तक थी, हिंद स्वराज, है ना। 99 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित किया था। यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो असहयोग था उसका जो कॉरपोरेशन है ना, इसको बोलते हैं को कॉरपोरेशन। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां थी लौटा देनी चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट उनको नौकरियां दे रही थी उसको छोड़ देना चाहिए। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, है ना, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सबको कर देना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक जो सविनय
अवज्ञा थी, है ना, उसको अभियान शुरू कर देना चाहिए। और 1920 की जो गर्मियाँ थी उनमें गांधी जी और जो शौकत अली जो मूवमेंट था उसके लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर की यात्राएं करते रहे। फिर कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर थोड़े शंकित भी थे। वे नवंबर 1920 में जो विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें बेहतर कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस के भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के में ऐसा लगा कि आंदोलन जो मूवमेंट था उसके समर्थन और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। लास्ट में 1920 दिसंबर में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक आता है डिफरिंग स्टैंड्स विथिन द मूवमेंट्स, है ना। इसके अंदर असहयोग जो आंदोलन था उसमें जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस मूवमेंट में विभिन्न जो सोशल ग्रुप्स थे उनने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक को अपनी अपनी जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, सभी ने स्वराज का आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उनके अर्थ अलग अलग थे। ठीक है। जैसे शहरों में आंदोलन हुआ, फिर जो ग्रामीण इलाके थे, है ना, वहाँ पर आंदोलन हुआ। उसके बाद जो है उसके बाद और कहाँ पर हुए, उसके बाद जो बागवान थे, है ना, बागवान, उसमें स्वराज इन द प्लांटेशन यहाँ पर हुआ। इन सब जगह पर ये सब आंदोलन हुए। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है। आपने नाम सुना होगा द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, है ना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। नमक जो है, नमक सत्याग्रह क्या था, उसके बाद और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ना, ये क्या था। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट और शक्तिशाली प्रतीक दिखाया, है ना। उन्होंने क्या कहा, सिंबल बताया, पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। उन्होंने कहा कि इससे देश मजबूत हो सकता है। 31 जनवरी 1930 में उन्होंने जो था वायसराय अरविंद को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने 11 मांगों को बताया है। उनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे जो इंडस्ट्रियल होते हैं उनसे लेकर किसानों तक विभिन्न बातों से जुड़ी थी। मतलब जो मजदूर है उससे लेकर जो उद्योगपति, उससे उन लोगों के बीच की बातें जुड़ी थी। गांधी जी इन मामलों के जरिए समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके जो मूवमेंट थे उसमें शामिल हो सके। इनसे सबसे महत्वपूर्ण नमक जो टैक्स था, है ना, सॉल्ट टैक्स था, उसको ख़त्म करने की बात थी। नमक को अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए नमक पर टैक्स और उसके उत्पादन पर सरकारी जो जितनी भी चीज़ें थी, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को सबसे पहले दमनकारी पहल बताया था। महात्मा गांधी ने एक लेटर में जो अल्टीमेट की तरह था, ये लेटर कैसा था, एक चेतावनी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक इसे उनकी मांगे नहीं मानी गई, क्या मांगे थी कि टैक्स, जो नमक का टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, तो वो टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ये लिखा कि 11 मार्च तक उनकी जो मांगे हैं, है ना, डिमांड्स है, वो नहीं मानी गई तो कांग्रेस जो है वो जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट छेड़ देगी। इरविन जो थे वो झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने 78 जो लोग थे, है ना, उनके जो विश्वासीय जो वॉलंटियर्स थे, है ना, तो कितने 78, उन वॉलंटियर्स के साथ नमक जो सॉल्ट है ना यात्रा शुरू कर दी थी,
है ना, मार्च शुरू कर दिया था उन्होंने, नमक मार्च शुरू कर दिया था। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूरी डांडी नामक गुजरात के जो कोस्टल कस्बा में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफ़र तय किया था। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, है ना, कि देश क्या होता है, और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने, है ना, अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल को वह 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, ठीक है। और यहीं से जो था, यहीं से क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपचारिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं कि इसका जो है निष्कर्ष क्या निकला, कि जो अंग्रेज थे, अ ग्रोविंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनिज्म गवर्नमेंट वाज दस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड द क्लासेस ऑफ इंडियन इनटू द कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। अंग्रेज जो सरकार थी, है ना, गवर्नमेंट जो थी, उसके खिलाफ बड़ा गुस्सा विभिन्न जो इंडियंस ग्रुप्स थे या जो वर्ग थे, उनको स्वतंत्रता का साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस के लोगों के असंतोष और परेशानी को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने मूवमेंट के जरिए पूरे देश में एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इस मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह के, वर्ग के और अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षा के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जो औपनिवेशिक शासक से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इस जो भेद थे उनको हल करने के लिए, विभेद थे उनको हल करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कोशिश की, है ना, प्रयास किया कि जो ग्रुप है उनकी मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर ना चला जाए। यही वजह है कि मूवमेंट के भीतर अक्सर बिखराव आते रहे। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय जो एकता थी उसके शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव का चरण आ जाते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं, जो नेशन उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाहने वाले सारी आवाज़ों का एक पुंज था, है ना। उसके बाद है क्वाइट, ये देखो लास्ट में आपका है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इसको भी हम देख लेते हैं क्या है, कि जो क्रिप्स मिशन था, है ना, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, इसके असफलता एवं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दे दिया था। उन्होंने वो असंतोष थे, है ना, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया, उनको पूरी तरह से जोर दिया कि वो भारत छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी इस कार्यकारिणी में कांग्रेस जो कार्य समिति में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया, है ना। यहाँ पे देखो क्वाइट इंडिया रिसोल्ट, ये वाला, तो यहाँ पर उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसे सत्ता को भारतीयों के तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक अहिंसक लोगों के जो उसको बुलाया गया, आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो, डू एंड डाई भाषण दिया। भारत छोड़ो क्वाइट
इंडिया, क्वाइट इंडिया ना, भारत छोड़ो मतलब क्वाइट भारत छोड़ो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वयं ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ समर्थन किया, जुलूस निकाले, और यह जो मूवमेंट था वास्तव में एक जो है वो जन आंदोलन था, जिसे छात्र, पेशेंट्स, लेबर्स और हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा इसमें लिया। इसमें नेताओं की भी भागीदारी देखी गई, जिसमें जयशंकर नारायण, अरुणा अरुणा आसफ अली और राम मोहन लोहिया, बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। अंग्रेजों ने क्या करा, अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय लग गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है।